तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही बेहतरीन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर बांग्लादेशी मूवी को आपके सामने लेकर आए हैं, जिसका नाम है अयाना बाजी, जो 2016 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 9.0, जो बहुत ही शानदार है और कुछ ऐसी ही जबरदस्त इसकी कहानी भी है जिसे देखकर आपको जरूर मजा आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो कहानी की शुरुआत में हम कुछ डॉक्टर्स को एक औरत की डेड बॉडी को ले जाते हुए देखते हैं। यहाँ एक डॉक्टर अपने कुछ स्टूडेंट्स को बताता है कि इस औरत ने अपने सभी ऑर्गन्स को डोनेट कर दिया है। इस औरत का इसके बेटे के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है जो इसे हर महीने कुछ पैसे भेजता रहता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम एक वकील को किसी हॉलीवुड स्टूडियो नाम के स्टूडियो में बैठा हुआ देखते हैं। यहाँ वो उस स्टूडियो के ओनर गोसुल से मिलने आया हुआ था। वो वकील गोसुल को एक फोटो दिखाते हुए कहता है कि इस आदमी के ऊपर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का केस चल रहा है, जिसके बदले उसे किसी और इंसान को जेल भेजना है। अब इतना सुनने के बाद गोसुल हंसते हुए किसी शराफत करीम अयान नाम के आदमी का जिक्र करता है, जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे थे। ठीक इसके बाद हमारी मुलाकात शराफत से होती है, जो कि एक बहुत ही सीधा साधा इंसान है और छोटे छोटे बच्चों को ड्रामा क्लास देता है। वहीं शराफत के मोहल्ले में एक नई लड़की शिफ्ट हुई होती है, जिसका नाम रिद्धि होता है। अब जैसे ही शराफत उसके पास से गुजरता है तो रिद्धि उसे एक मजदूर समझकर उसे कुछ पैसे दे देती है, लेकिन शराफत उन पैसों को असली मजदूरों को देकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद हम शराफत के घर के बाहर एक बच्चे को उसका इंतजार करते हुए देखते हैं, जो कि उसी हॉलीवुड स्टूडियो में काम करता था। अब जैसे ही शराफत अपने घर पहुंचता है तो वो बच्चा उसे एक एनवलप में कुछ देता है। अब अगले दिन रिद्धि अपने छत से नीचे देखती है तो वहाँ उसे शराफत दिखता है, जो उस समय कुछ बच्चों को ड्रामा क्लास दे रहा था और ये चीज रिद्धि को बहुत अच्छी लगती है। अब यहाँ से निकलने के बाद शराफत एक आदमी से मिलने जाता है, जिसका नाम कुद्दुस सिद्दीकी होता है और इसी आदमी पर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का केस चल रहा है। शराफत सिद्दीकी से बात करते हुए उसकी नकल करने लगता है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम शराफत को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए देखते हैं। यहाँ वो अपने बारे में बताता है कि वो एक एक्टर है और उसने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी जेल में बिताई है। यहाँ हमें पता चलता है कि शराफत का काम दूसरे क्रिमिनल्स की जगह जेल में रहने का है, जिसके बदले उसे पैसे मिलते हैं और ऐसे ही वो अपनी जिंदगी बिताता है। शराफत जिस किसी का भी केस लेता है उसकी हूबहू एक्टिंग उतारने लगता है और बिल्कुल उसी की तरह बिहेव करने लगता है, यहाँ तक कि वो उसी की तरह अपनी वेशभूषा भी बना लेता है। तो अब यहाँ सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा था और तभी बीच रास्ते में पुलिस की गाड़ी में सिद्दीकी और शराफत अपनी अपनी जगह को एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसके बाद शराफत सिद्दीकी की जगह जेल चला जाता है। वहीं रात होने पर सिद्दीकी उसी लड़की के घर के नीचे जाता है जिसके साथ उसने छेड़खानी की थी। वो लड़की उसे यहाँ देखकर डर जाती है। इसके बाद हम एक न्यूज रिपोर्टर शब्बीर हुसैन को देखते हैं, जिसका हाल ही में अपनी बीवी के साथ डिवोर्स हुआ है। दूसरी तरफ जब रिद्धि शराफत के ड्रामा स्कूल के पास से गुजर रही होती है तो उन बच्चों को देखने के लिए वो स्कूल के अंदर जाती है, जहां कुछ बच्चे अपने ड्रामा का रिहर्सल कर रहे थे। दरअसल रिद्धि को बच्चों से बहुत लगाव था, इसीलिए अब वो इनसे रोज मिलने आने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर शब्बीर पर जाता है, जो कि उस लड़की के घर उसका इंटरव्यू लेने जाता है और उस लड़की के पिता उसका इंटरव्यू लेने से मना कर देते हैं। लेकिन शब्बीर की आवाज सुनकर वो लड़की अब तक नीचे आ गई थी और वो इंटरव्यू देने के लिए रेडी होती है। वो लड़की शब्बीर को बताती है कि सिद्दीकी जेल में नहीं है क्योंकि उसने उसको कल रात ही देखा है। अब यही बात शब्बीर ऑफिस पहुंचकर अपने बॉस को बताता है, जिसके बाद वो कहता है कि उसे ये खबर न्यूज़पेपर में छापनी होगी, लेकिन उसका बॉस ऐसा करने से मना कर देता है। इसकी एक वजह शायद ये भी थी कि इस बात का कोई सबूत नहीं था। वहीं कुछ दिनों बाद सिद्दीकी की कोर्ट में पेशी होती है, जिसके लिए उसे कोर्ट लाया जाता है, लेकिन फिर से एक पॉइंट पर आकर दोनों सीट एक्सचेंज कर लेते हैं। अब यहाँ शब्बीर भी मौजूद होता है, जो सबूत इकट्ठा करने के लिए जब फोटो क्लिक करने वाला होता ही है कि तभी दो लोग आकर उससे लड़ने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब खुद सिद्दीकी ही करवा रहा है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि कोई शब्बीर नाम का रिपोर्टर उसका पीछा कर रहा है। इधर कोर्ट में सिद्दीकी के खिलाफ कोई सबूत न होने की वजह से कोर्ट सिद्दीकी को रिहा कर देती है। सीधे तरीके से समझा जाए तो अब शराफत छूट गया था, क्योंकि वही सिद्दीकी की जगह जेल में था। अब यहाँ से निकलकर शराफत अपनी कार में जा रहा होता है तो सिद्दीकी का सेक्रेटरी शब्बीर की फोटो दिखाकर शराफत से पूछने लगता है कि क्या तुम इस आदमी को पहचानते हो, और अगर हाँ तो तुम इस आदमी से बचकर रहना। इसके बाद शराफत वापस अपने ड्रामा स्कूल आकर अपनी आम जिंदगी जीने लगता है।
यहाँ वो रिद्धि को देखता है जो कि उन बच्चों को ड्रामा क्लास दे रही होती है। यहाँ रिद्धि शराफत को पहचान लेती है कि उस दिन गलती से उसने उसे पैसे दे दिए थे, जिसके लिए वो उससे माफी मांगती है। इसके बाद समय के साथ साथ इन दोनों की मुलाकात रोज होने लगती है, जिससे उनकी दोस्ती और मजबूत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ शब्बीर कैसे भी करके फाइनली शराफत को ढूंढ ही लेता है और उससे पूछता है कि वो क्या काम करता है। यहाँ शराफत शब्बीर को बताता है कि वो शिप में एक शेफ का जॉब करता है और उसे रोजाना शिप नहीं जाना होता, इसलिए कई बार वो महीनों के लिए काम पर जाता है और फिर वापस आ जाता है। उसकी इन बातों से शब्बीर को शराफत के काम पर शक होने लगता है, लेकिन शराफत उसे इग्नोर करता रहता है। अब कुछ दिनों बाद गोसुल शराफत को कॉल करके एक केस देता है और बताता है कि इस बार की डील बाकी डील से अच्छी होगी। अगले दिन जब शराफत अपने घर से बाहर निकलता है तो शब्बीर उसके घर के बाहर ही खड़ा होता है, लेकिन शराफत ये देखते ही पीछे के रास्ते से छुपता हुआ निकल जाता है। तो इस तरह छुपते छुपाते शराफत गोसुल के बताए गए एड्रेस पर पहुंचता है और यहाँ ये केस कुछ अलग ही होता है। दरअसल इस फैमिली का एक बेटा होता है जिसका नाम लड्डू है और उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती। जब लड्डू और इनके ड्राइवर का बेटा ऊपर छत पर खेल रहे थे तो लड्डू ने ड्राइवर के बेटे को खेलते खेलते धक्का दे दिया था, जिस वजह से ड्राइवर का बेटा मर गया। अपने बेटे की जान गंवाने के बाद ड्राइवर ने इनके ऊपर केस कर दिया, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ शराफत का काम था लड्डू की जगह जेल जाना। तो बाकी जानकारी के लिए अब शराफत लड्डू से मिलता है और उसकी नकल करने लगता है। अब काम पूरा करके जब शराफत अपने घर जा रहा होता है तो बाहर उसे शब्बीर खड़ा मिलता है और उसे देखते ही शराफत बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, इसीलिए तुम मुझे घर तक ड्रॉप कर दो। यहाँ शब्बीर उसे घर तक छोड़कर चला जाता है और अगले दिन फिर से वो शराफत के घर के पास खड़ा होता है और उसके बाहर आने का वेट करने लगता है। यहाँ शराफत फिर से उससे छुपते हुए एक ऑटो में बैठ जाता है, लेकिन शब्बीर इस बार उसे देख ही लेता है और उसका पीछा करने लगता है। अब आगे थोड़ी दूर जाने के बाद ही दो लोग अचानक से जबरदस्ती शराफत के ऑटो में घुस जाते हैं और उसे मार पीट कर सड़क पर फेंक देते हैं। वहीं रास्ते में कुछ लोग ये सब देख लेते हैं और शराफत को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उसके पीछे पीछे शब्बीर भी हॉस्पिटल आ जाता है और वेटिंग एरिया में बैठकर काफी देर तक उसका इंतजार करता रहता है, लेकिन इतना टाइम होने के बाद भी वो बाहर नहीं आता। दरअसल ये सब शराफत का ही प्लान था कि वो शब्बीर से बच सके। वहीं कुछ देर बाद शराफत अपना भेष बदलकर शब्बीर के सामने से ही निकल जाता है और उसे भनक तक नहीं पड़ती और वो वहीं बैठा उसका वेट करता रह जाता है। अब शब्बीर से पीछा छुड़ाने के बाद शराफत लड्डू के बदले जेल भी चला जाता है और शब्बीर को कानों कान खबर तक नहीं लगती। अब ऐसे में शब्बीर मजनू नाम के आदमी से मिलता है जो कि शराफत की गली में ही रहता था और यहाँ वो शराफत के बारे में उससे पूछने लगता है। यहाँ मजनू भी वही बताता है कि शराफत किसी शिप पर एक शेफ का काम करता है और कहता है कि इससे ज्यादा डिटेल्स उसे खुद भी नहीं पता। खैर, वहीं लड्डू की जब कोर्ट में ट्रायल होती है तो वहाँ ठोस सबूत न होने की वजह से कोर्ट लड्डू को रिहा कर देती है और इसके बाद जब शराफत वापस अपने घर पर आकर नहा रहा होता है तो अचानक वहाँ रिद्धि आ जाती है और उसके घर की तारीफ करने लगती है। वहीं अगले दिन शब्बीर एक बार फिर से शराफत के पास आता है और उससे सच जानने की कोशिश करता है, लेकिन शराफत उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। इसके कुछ दिनों बाद शराफत के पास रिद्धि का कॉल आता है, जहां उन दोनों के बीच काफी लंबी बातें चलती हैं और बातों ही बातों में शराफत उससे कहता है कि उसे ये घर खाली करना है क्योंकि उसका रेंट बहुत ज्यादा है। इस पर रिद्धि कहती है कि तुम्हारा नया घर ढूंढने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी और शराफत ये सुनकर खुश हो जाता है। वहीं अगले दिन जब रिद्धि शराफत का इंतजार कर रही होती है तो शराफत अपना भेष बदलकर एक पोस्टमैन बनकर रिद्धि के पास आता है और उसे एक लेटर देता है। पहले तो रिद्धि उसे नहीं पहचान पाती, लेकिन थोड़ा गौर से देखने पर उसे वो पहचान लेती है, जिसके बाद शराफत अपने असली रूप में आता है और ये दोनों शराफत के लिए नया घर ढूंढने निकल जाते हैं। देखने से ऐसा लगता है कि जैसे शराफत की तरफ से ये कोई टेस्ट था कि क्या रिद्धि सच में उसको अच्छे से पहचानती है या नहीं। वहीं घर देखते देखते इन्हें एक घर पसंद आता है और कुछ दिनों बाद शराफत यहाँ शिफ्ट भी हो जाता है, जहाँ ये दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। इसके बाद ये दोनों कहीं घूमने का प्लान करते हैं, जिस पर रिद्धि उसे कल 8:30 बजे रेलवे स्टेशन पर मिलने के लिए कहती है। इसी बीच शराफत को एक नए केस का कॉल आता है, लेकिन वो ये काम अब बंद करना चाहता था, इसीलिए वो अपने फोन से सिम निकालकर फेंक देता है और ठान लेता है कि अब वो ये काम नहीं करेगा। वहीं अगली सुबह जब शराफत अपना बैग पैक कर रहा होता है तो उसके घर में कुछ गुंडे आकर उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। तभी शराफत के फोन पर रिद्धि का कॉल आता है,
तो वो गुंडा उसका फोन छीनकर कार से बाहर फेंक देता है। कुछ देर ड्राइविंग करने के बाद वो गुंडे शराफत को किसी पुरानी बिल्डिंग में लेकर जाते हैं जहां और भी कई सारे लोग थे। शराफत जब अपनी आंखें खोलता है तो ठीक उसके सामने बैठा एक आदमी उसे टाइम बताता है और इस टाइम को देखकर शराफत के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद शराफत का ही हमशक्ल होता है और इसका नाम निजाम सैयद चौधरी है। और निजाम एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है और उसने किसी का कत्ल कर दिया है, इसीलिए वो चाहता है कि शराफत उसके बदले जेल चला जाए। यहाँ निजाम कहता है कि उसे मर्डर करते हुए किसी ने नहीं देखा है, इसीलिए कोई विटनेस भी नहीं है, जिस वजह से शराफत को कुछ दिनों के लिए जेल में जाना पड़ेगा और उसके कुछ ही दिनों बाद निजाम खुद उसे जेल से निकलवा देगा। इस सब के बदले उसे ढेर सारा पैसा भी मिल जाएगा। काफी देर बात करने के बाद शराफत ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि पैसे की जरूरत तो उसे थी ही। दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन पर रिद्धि काफी देर तक शराफत का इंतजार करती है और उसके न आने पर वो उसके घर की ओर निकल जाती है। जब वो शराफत के घर तक पहुंचती है तो उसे वो घर बंद मिलता है, क्योंकि अब तक तो निजाम की जगह पुलिस शराफत को जेल ले जा चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ जब सबीर ये न्यूज देखता है तो उसे इसमें कुछ गड़बड़ नजर आती है। वहीं जेल में शराफत को काफी अच्छी फैसिलिटी मिलती है, क्योंकि निजाम एक पॉलिटिशियन जो है। खैर, अब कुछ दिनों बाद कोर्ट की तरफ से ये साबित हो जाता है कि निजाम ने ही कत्ल किया है और इसीलिए कोर्ट उसे फांसी की सजा सुनाती है। ये सुनकर शराफत के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो तो बस कुछ ही दिनों के लिए ही जेल में आया था, लेकिन यहाँ तो बात फांसी तक पहुँच गई थी। अब डर के मारे वो निजाम को कॉल करके ये सब बताता है, जहाँ वो उसे शांत रहने के लिए कहता है। निजाम कहता है कि वो बाहर से सब कुछ संभाल लेगा। ऐसे में कई दिन बीत जाते हैं और शराफत वहीं जेल में कैद रहता है और कई दिन होने के बाद भी उससे कोई मिलने नहीं आता। यहाँ शराफत एक लबूब नाम के कांस्टेबल से बार बार पूछता रहता है कि क्या कोई उससे मिलने आया है, लेकिन हर बार वो कांस्टेबल उसे मना कर देता है। वहीं जेल के बाहर जो निजाम था वो अपनी कही गई बातों से मुकर जाता है और फाइनली डिसाइड करता है कि वो शराफत को जेल से बाहर नहीं निकलवाएगा और उसे वहीं मरने के लिए छोड़ देगा। वहीं इस तरफ सबीर मजनू के पास आता है और निजाम और शराफत के बारे में उसे सब कुछ बताने लगता है। तभी मजनू भी उसे गोसुल के बारे में बताता है, लेकिन जैसे ही सबीर गोसुल के यहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि गोसुल का कत्ल हो चुका है और ये कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि निजाम ने ही करवाया था। वहीं उसे एक पुलिस वाला मिलता है जो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। तो अगले दिन सबीर शराफत से मिलने के लिए जेल जाता है, लेकिन शराफत उससे कोई बात शेयर नहीं करता और सबीर वहां से चला जाता है। यहाँ से सबीर सीधा रिद्धि के पास जाता है और शराफत के बारे में बताने लगता है कि तभी रिद्धि के फादर की तबीयत अचानक खराब होने लगती है और जैसे ही उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है तभी उनकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके कुछ दिन बाद सबीर फिर से रिद्धि से मिलने जाता है और शराफत के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है कि वो क्या काम करता है और कैसे पैसे कमाता था। अब इस सब के अलावा वो शराफत की माँ के बारे में भी रिद्धि को बताता है। दरअसल 7 साल पहले शराफत की माँ को कैंसर था और उसे उस वक्त पैसों की बहुत जरूरत थी। वो दोनों एक ड्रामा स्कूल में काम किया करते थे, जहाँ उनकी मुलाकात गोसुल से हुई, जिसने शराफत की एक्टिंग स्किल्स को देखकर उसे ये काम सौंपा और किसी दूसरे इंसान की जगह जेल जाने के लिए कहा। उस केस में शराफत को 3 साल की जेल हुई, जबकि उसको 3 महीने की जेल बताई गई थी। जब वो जेल गया तो उसके कुछ ही महीनों बाद उसकी माँ की मृत्यु हो गई, लेकिन शराफत जब जेल से वापस लौटा तब उसे पता चला कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। और मूवी की शुरुआत में हमने जिस औरत की डेड बॉडी को देखा था वो शराफत की माँ ही थी और गोसुल उसकी माँ के लिए पैसे हर महीने भेजता था। उसके बाद से शराफत ने इस काम को अपना धंधा बना लिया और आज तक यही करता आ रहा है। शराफत को जब भी कोई केस पसंद आता है तो वो उस केस को एक्सेप्ट करके पैसे कमाता है और जेल से बाहर आ जाता है, लेकिन इस बार वो फंस चुका था। ये सब सुनकर रिद्धि शॉक्ड हो जाती है और शराफत के पास उससे मिलने जाती है, जहां उसे देखकर शराफत के आंसू निकल आते हैं। उसके ये आंसू बता रहे थे कि शराफत अब पछता रहा है कि उसने जो भी किया वो उस वजह से आज बुरी तरह से फंस चुका है। खैर, ऐसे ही एक दिन लबूब शराफत के पास आकर बैठता है और वो दोनों आपस में बातें शेयर करने लगते हैं। यहाँ लबूब उसे बताता है कि वो किस तरह पला बड़ा है और साथ ही वो बताता है कि उसकी हालत हमेशा गरीबी में ही कटी है और आज भी वो काफी स्ट्रगल कर रहा है। ये सब सुनकर शराफत लबूब को अपनी बातों में फंसा लेता है और कहता है कि तुम मेरी जगह रह सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ जेल में भी एक आलीशान जिंदगी जी रहा हूँ। यहाँ इमोशनल होकर लबूब जेल के अंदर चला जाता है और शराफत बाहर आ जाता है, जिसके बाद दोनों अपने कपड़े एक्सचेंज करके एक दूसरे की जगह ले लेते हैं।
अब यहाँ से शराफत लबूब की एक्टिंग करते हुए जेल से बाहर चला जाता है और जब तक ये बात जेलर को पता चलती है तब तक तो शराफत अपनी शराफत का फायदा उठाकर यहाँ से भाग चुका होता है। इसके बाद शराफत सबीर को कॉल करके निजाम का पता बताता है और फिर पुलिस भेजकर निजाम को अरेस्ट करवा लेता है। अब देखा जाए तो पुलिस को तो पता भी नहीं था कि निजाम की जगह कोई और आदमी आया था। उन्होंने तो जैसे ही उस शक्ल के आदमी को देखा तो तुरंत अरेस्ट कर लिया। वहीं हम शराफत और रिद्धि को देखते हैं जो अपने स्टूडेंट्स का ड्रामा देखने आए हुए थे और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी शराफत मियां की कहानी, जिन्होंने पैसे कमाने के लिए पहले अपनी शराफत छोड़ी और फिर जब फंस गए तो दूसरे की शराफत का इस्तेमाल करके खुद शराफत भरी जिंदगी बिताने लगे। खैर, अब आज के लिए शराफत बहुत हो गई। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।